अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज योर अगेन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर मोहम्मद माज। अगेन हम एक और आपके साथ एक और नई बेसिक फेडरल बोर्ड और जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक है। और फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड जो बुक स्पेसिफिक बुक डिटेल्स हैं हमारे पास, उनकी हम बेसिक डिटेल के साथ आए हैं आपके साथ, और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन तमाम डिस्कशंस को लेकर चलें आपके साथ, और कोशिश करें कि आप लोगों को बेहतर तौर पे अलाइन किया जाए और आपको थोड़ा सा फायदा मिले। और देखें कौन कौन सी चीजें हमारे पास आप लोगों के लिए आसान हो सकती हैं। ये पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की जो बुक्स की डिस्कशन है, ये यूजुअली वो है जो कि सिंध बोर्ड या सिंध बोर्ड से रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो कंसेप्ट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, उनकी कोशिश की गई है कि आपको असाइन किया जाए और आप लोगों का टॉपिक को अच्छे से देखा जाए और आप लोग अच्छे से देख सको। ठीक है, कोशिश ये है हमारे पास जो अब की क्लास के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारे पास हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर हम देखें। और हम कोशिश करेंगे, फोकस करें कि हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, और हम उनकी डिटेल्स को आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, बता सकें। ठीक है, और जितनी भी बेसिक डिटेल हो कम से कम उसको कवर कर लें, और हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स होते हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या बेसिक डिटेल हुआ करती है। तो अगेन जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, उसको हम उसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे कि हमारे पास क्या हो। बुक टू को हम दे बुक टू के क्योंकि ये है, और बुक टू के अंदर हमारे पास आमतौर पे हम उसके अंदर डिस्कस करें कि हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो चैप्टर है वो हमारे पास कौन सा है। अगर हम बात करते हैं बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ डायरेक्टली चला जाए और डायरेक्टली डिस्कस किया जाए और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाए। ये चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम सपोर्ट एंड मूवमेंट है। और सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर हमने बेसिकली बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजों को देखना है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेज नंबर 37 से, और पेज नंबर 37 से एज यूजुअल जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास हम कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइज कर सकें। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बोन्स की, तो बोन्स के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बोन सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। और आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करें तो हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास कवर बेसिक कवर होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन के अंदर, तो हमारे पास हम सबसे पहले बोलते हैं कि बोन के तीन रीजन होते हैं आपके पास। एक रीजन होता है जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, एक रीजन होता है जिसको हम बोला करते हैं एपिफाइसिस हुआ करता है। एक रीजन होता है जिसको हम क्या नाम दिया करते हैं, जिसको हम नाम दिया करते हैं, हमारे पास किस चीज का हम नाम दिया करते हैं, डायाफाइसिस का। और लास्ट पार्ट होता है जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, लास्ट पार्ट होता है जो कि हमारे पास हम यूजुअली कहा करते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, आमतौर पे मेटाफाइसिस की इतनी डिटेल मौजूद नहीं है हमारे पास, बट आप लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेटाफाइसिस कौन सा रीजन हुआ करता है, मेटाफाइसियल प्लेट्स कौन कौन सी होती हैं। यूजुअली अडल्ट के अंदर आपको मेटाफाइसिस नहीं मिलेगा। जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर्ली मेटाफाइसिस यूजुअली मिला करता है, आमतौर पर हम मेंशन करते हैं। लेकिन अडल्ट्स के अंदर आपको कहीं पे भी किसी भी किस्म का मेटाफाइसिस नहीं मिलेगा। सो हम जरा इसको देखेंगे डिटेल के अंदर अभी आगे चल के कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे एपिफाइसिस क्या है। एपिफाइसिस टर्मिनल एंड्स की बात करते हैं हम, वो हमारे पास टर्मिनल एंड होते हैं। डायफिसिस जो होता है, वो डायफाइसिस आपको शाफ्ट होता है, शाफ्ट रीजन मतलब सेंट्रल रीजन जो कि हमारे पास दरमियान में मौजूद हुआ करता है। ठीक है, तो ये शाफ्ट है बोन की, ये हमारे पास डायाफिसिस कहलाती है। जो अपर पार्ट है, और ये हमारे पास अपर एंड लोअर पार्ट है, ये एक्चुअली क्या कहलाता है, एपिफाइसिस कहलाता है। सो आपने ये याद रखना है। साथ साथ हम बात किया करते हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे येलो मैरो की। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो के थ्रू कि येलो मैरो क्या हुआ करता है, येलो बोन मैरो क्या होता है, पेरियोस्टियम्स क्या होती हैं उसके अच्छा देखो, पेरियोस्टियम्स अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास जो एक्सटर्नल आउटर कवरिंग है, दैट इज पेरियोस्टियम। ठीक है, ये हमारे पास पेरियोस्टियम है, हमारे पास प्रॉपर्ली दिख रहा है। उसके अलावा येलो मैरो सेंटर में है, रेड मैरो उसको सराउंड कर रहा है। ठीक है, हमारे पास रेड मैरो होता है, वो हमारे पास बेसिकली हम देख रहे होते हैं हमारे पास क्या कर रहा होता है, सराउंड कर रहा होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं उसको देखते हैं। स्पंजी बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन क्या हुआ करती है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखा करते हैं। आइए जरा एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट वीडियो ग्राफिक एलैबोरेशन की तरफ चलते हैं। और वीडियो ग्राफिक एलैबोरेशन में हम देखते हैं हमारे पास बोन के अंदर, जब भी हम बोन को, एक बोन को सिंपल बोन देखने जा रहे हैं, तो हम उसके स्ट्रक्चर ऑफ बोन को हम किस तरीके से देखें और ऑर्गेनाइज करें हमारे पास के स्ट्रक्चर ऑफ बोन के अंदर हम क्या क्या चीजों को बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ इसके अंदर, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बोन के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली बताया जाए। और बोन करती क्या है ये तो आप लोगों को पता है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मिनरल्स को स्टोर करती है,
हेमाटोपोइसिस का फिनोमेना करती है। और हेमाटोपोइसिस आप लोगों को पता होगा, जनरली हम बात क्या करते हैं, या हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन। अच्छा, देखो जनरली हम जब देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अगेन इलोंगेटेड बोन सेल्स हैं, आमतौर पे हम बोला करते हैं। हमारे पास डायाफिसिस का रीजन अभी आप लोगों ने देखा है, डायाफिसिस का रीजन हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट्स द पार्ट जो डायाफिसिस है। यूजुअली हमारे पास दीज आर द रीजन जो कि क्या हुआ करते हैं, एंड जो होते हैं वो हमारे पास एपिफाइसिस होते हैं। अच्छा, बीच में हमारे पास क्या हुआ करते हैं, मेटाफाइसिस भी मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। यंग बच्चों के अंदर आमतौर पे ये रीजन होता है हमारे पास जिसको हम मेटाफाइजियल प्लेट कहते हैं। और मेटाफाइजियल प्लेट जो हमारे पास हुआ करती है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेटाफाइजियल प्लेट होती है, लाइक दिस इज मेटाफाइजियल प्लेट, लाइक दिस हमारे पास हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मेटाफाइजियल प्लेट होती है यंगर बच्चों में। ठीक है, आमतौर पे चिल्ड्रंस के अंदर जिनके अंदर हमारे पास बोन इलोंगेशन होती है या बोन ग्रोथ होती है, तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे ये हमारे पास मेटाफाइजियल प्लेट होती है। और जो मेटाफाइजियल प्लेट होती है वो हमारे पास क्या हुआ करती है, वो हमारे पास आमतौर पे ग्रोथ प्लेट भी होती है। ठीक है, इसके ऊपर ही एक्चुअली बोन की इलोंगेशन होती है, बोन ग्रोथ हमारे पास हुआ करती है जब भी हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली किसके ऊपर हुआ करती है, मेटाफाइजियल प्लेट्स के ऊपर बोन ग्रोथ हुआ करती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास बोन इलोंगेशन का मतलब है बोन दोनों साइड से स्ट्रेच आउट होती है, और जब हम अडल्ट होते हैं तो ये मेटाफाइजियल प्लेट क्लोज हो जाती है। तो क्योंकि मेटाफाइजियल प्लेट हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ यंग इंडिविजुअल्स के अंदर हमें दिखेगी। यंग इंडिविजुअल्स का मतलब हुआ करता है, हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की। ठीक है, और आमतौर पे इसकी एक एज होती है, सर्टेन एज होती है जिसके अंदर जाके ये क्लोज हो जाती है। मेल्स के अंदर अलग, फीमेल्स के अंदर अलग, वो आप नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पास यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि मेटाफाइजियल प्लेट, ठीक है, अडल्ट्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, अडल्ट्स के अंदर आमतौर पे ये क्लोज हो जाती है, और हमें कोई भी मेटाफाइजियल प्लेट नहीं दिखा करती, और ये एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको रब करूंगा, अगर आप लोग अपने पास लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। या अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास फिर बोन के अंदर हम देखा करते हैं हमारे पास रीजन्स। बोन के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन मेजर रीजन्स होते हैं। एक हमारे पास हुआ करता है पेरिऑस्टियम, ठीक है, दैट्स आउटर मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास कहलाती है पेरिऑस्टियम। पेरिऑस्टियम के इनर साइड पे आते हैं तो हमारे पास दो तरह की बोन के हिस्से हुआ करते हैं। एक हमारे पास मौजूद हुआ करता है जिसको हम नाम देते हैं स्पंजी बोन का नाम दिया करते हैं, ये कॉर्टिकल बोन होती है, आउटर पार्ट जो हार्ड पार्ट होता है। कॉर्टिकल बोन को हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहा करते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉर्टिकल बोन भी कहा करते हैं हमारे पास। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, डेंस होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, यूजुअली रेजिस्टेंस टू बैंडिंग हुआ करती है। ठीक है, आमतौर पे बेंड होने से रेजिस्ट करती है, आउटर पार्ट बहुत स्ट्रांग हुआ करता है। और फिर हमारे पास 80% ऑफ स्केलेटन भी बिल्टअप कौन कर रहा होता है, हमारे पास कॉर्टिकल बोन्स। इनके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट ग्राउंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट करवाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। आप हाइविजन कैनाल्स को आप देख चुके होंगे कि हाइविजन कैनाल्स होती हैं, उसके अंदर यूजुअली ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ बात है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो मैं इसको फालतू में आप लोगों के लिए टाइम से जाया नहीं करूंगा आप लोगों का। जो इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आऊंगा वो बेसिकली हमारे पास कौन सा पार्ट हुआ करता है, वो हमारे पास हुआ करता है दैट्स अ कैंसलस बोन, स्पंजी बोन एंड द ट्रेबैक्युलर बोन। दैट्स अनदर टाइप ऑफ बोन। ये टाइप ऑफ बोन में हमारे पास आ जाती है, तीन तीन नाम है इसके बेटा, कैंसलस भी बोलते हैं इसको, स्पंजी भी बोला करते हैं इसको, ट्रेबैक्युलर बोन भी कहा करते हैं। ये हमारे पास आमतौर पे वो बोन्स हुआ करती हैं। जब भी हम बोन्स के अंदर बात करें तो हमारे पास इन बोन्स के अंदर हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, यस ये हमारे पास मेजरली वो बोन्स होंगी, वो स्पेसिफिक बोन्स होंगी जिनके अंदर स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगी। इन स्पंजी या हनीकॉम अपीयरेंस हुआ करती है आमतौर पे, हम देखा करते हैं। और ये हमारे पास क्या हुआ करती है, ये यूजुअली आमतौर पे मास ऐड नहीं करती, लेकिन तकरीबन 10 to 15% अप्रॉक्सिमेटली हमारे पास बोन वेट के अंदर हमारे पास ये मेजर रोल प्ले करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और इसके इनर पार्ट में हमारे पास क्या हुआ करता है, मैरो हुआ करता है। अच्छा, ये हमारे पास होती है मेडुलरी कैनाल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, दिस पार्ट इज एक्चुअली मेड्यूलरी कैनाल। ये हमारे पास क्या हुआ करता है, ये एक्चुअली हमारे पास मेड्यूलरी कैनाल होता है। और जो मेड्यूलरी कैनाल होता है इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या मौजूद हुआ करती है, बोन मैरो हुआ करती है। ठीक है, और ये मेड्यूलरी कैनाल हमारे पास हम बात करते हैं शाफ्ट में या डायाफिसिस के अंदर ज्यादा कॉमन हुआ करता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट।
रेड मैरो आउटर हमारे पास सराउंडिंग्स होती हैं और उनके इनर साइड पे हमारे पास क्या हुआ करता है, येलो मैरो हुआ करते हैं। तो हम उसको भी देखा करते हैं और हम जनरली ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे पास रेड मैरो के इनर साइड पे क्या मौजूद होंगे, येलो मैरो मौजूद होंगे। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसका काम है हिमाटोपोइसिस करना, ठीक है, तमाम तरह के ब्लड सेल्स बनाना। जबकि येलो मैरो भी हमारे पास आमतौर पर क्या करता है, हिमाटोपोइटिक टिश्यू होता है, उसके अंदर से डब्ल्यूबीसी जरूर बनते हैं, जैसे यहाँ से आरबीसी बनते हुए दिखेंगे आपको, व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हुए दिखेंगे, यहाँ से आपको प्लाटलेट्स, ब्लड प्लाटलेट्स बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको फैट सेल्स बनते हुए दिखेंगे और आपको डब्ल्यूबीसी, दो चीजें आपको यहाँ पे बनती हुई दिखेंगी। ये हमारे पास बेसिक अगर हम देखें बोन की स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है जो आपको बेसिकली आनी चाहिए। सही है, एंड आई होप आपको बहुत प्रॉपर्ली आती होगी। बाकी ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट को सिम बोर्ड में प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत प्रॉपर उसके कंसेप्ट मौजूद होंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चलूं और आप लोगों से और कुछ चीजें डिस्कस करूं। अच्छा, कार्टिलेज के अंदर हम क्या देखा करते हैं बेटा, कार्टिलेज के अंदर यूजुअली हम आमतौर पे बात किया करते हैं, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने याद रखनी है। और पेरिकॉन्ड्रियम के साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि पेरिकॉन्ड्रियम के साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करती है, कार्टिलेज में बहुत सारी स्पेसिफिक छोटी छोटी सी कैविटीज होती हैं, एंड दीज कैविटीज आर नोन एज लैक्यूना। आमतौर पे इनको क्या बोलते हैं हम, लैक्यूनी बोल रहा करते हैं, बहुत सारे लैक्यूनी होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, दो प्रोनाउंसिएशन है, लाकिना भी प्रोनाउंस करते हैं, लाकिनीज भी प्रोनाउंस करते हैं। आप लोगों को जो भी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट लगे, अच्छी लगे, ठीक है, यूल प्रोनाउंस दैट, लाकिनी और लाकिना। अच्छा, लाकिनी की बात करते हैं हम, तो हम लाकिना या लाकिनी के अंदर हम देखा करते हैं, एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अंदर हमारे पास कार्टिलेज सेल्स होते हैं, और कार्टिलेज सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, एज यू गाइस नो वेरी क्लियरली कि हमारे पास क्या हुआ करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्वस सप्लाई नहीं होता, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ करती है, तीन तरह के हमारे पास कार्टिलेज होते हैं। एक होते हैं हेलाइन कार्टिलेजेस, ठीक है, हालिन कार्टिलेजेस भी प्रोनाउंस करते हैं। एक हमारे पास होते हैं फिब्रो कार्टिलेजेस, और एक हमारे पास होते हैं इलास्टिक कार्टिलेजेस। सो आप तीनों चीजों को जान सकते हैं, आप तीनों टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस को वैसे तो पढ़ चुके होंगे अपने अनकट के लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि एक आपको ओवरऑल एक एक रिव्यू अच्छा सा क्रिएट किया जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा सा एक रिव्यू आपका जनरली अच्छा सा इससे बन जाएगा। हम बात करते हैं हेलाइन कार्टिलेजेस की या हालिन कार्टिलेजेस की। यूजुअली आमतौर पे ये लॉन्ग बोन्स के एंड पे हुआ करते हैं, ठीक है, यानी जॉइंट कार्टिलेजेस हमारे पास होते हैं। हम बात करते हैं, हमारे पास नोज के अंदर हुआ करते हैं, लारिंग्स एंड ट्रेकिया के अंदर मौजूद होते हैं। ये फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो हमें स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा, ये हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिब्रो कार्टिलेजेस होते हैं। यूजुअली फिब्रो कार्टिलेजेस जो होते हैं वो हमारे पास आमतौर पर क्या हुआ करते हैं, वाइड रो ऑफ थिक कार्टिलेजिनस फाइबर्स होते हैं। यूजुअली हमारे पास कहाँ लोकेट करती हैं, ये लोकेट करी होती हैं जब भी हम बात करते हैं हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास ये कोलाजनस कार्टिलेज होता है, जिसको हम बोला करते हैं बेसिकली फिब्रो कार्टिलेज। आमतौर पर इसके अंदर बहुत ज्यादा कोलाजन मौजूद होता है। इलास्टिक कार्टिलेजेस हमारे पास क्या होते हैं, एयर फ्लैप्स के अंदर, ठीक है, इवन। और साथ साथ हम बात करते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। अच्छा, नेजल कार्टिलेज के ऊपर बेसिकली कुछ आमतौर पे आपने अभी फिलहाल के लिए याद रखते हैं कि वो हेलाइन कार्टिलेज में, लेकिन मैंने जैसे लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है कि हेलाइन नेजल कार्टिलेज के ऊपर बहुत सारी बहस है, इसको ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बन जाता है हमारे पास। बट यूल नो के यूल रिमेंबर दिस के बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, नेजल कार्टिलेज जो होता है वो हेलाइन कार्टिलेज होता है। फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये हमारे पास क्या होता है, नेजल कार्टिलेज होता है वो हेलाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज के कंपैरिजन हैं। डेंसली पैक्ड होते हैं कोलाजन इसमें बोन्स के अंदर, यहाँ लूजली पैक्ड होते हैं कोलाजन। हमारे पास सेल टाइप के अंदर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं बोन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर एब्सेंस होती हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट मिनरल्स हमारे पास डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पे कोई डिपॉजिशन ऑफ मिनरल्स नहीं होती, यहाँ पेरिऑस्टियम होती है, यहाँ पेरिकॉन्ड्रियम होती है। लाकिनी की भी हुआ करती हैं। हावेशियन कैनाल्स का जैसे हमने जिक्र किया वो मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। इवन हमारे पास अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स जहाँ पे मौजूद हुआ करती हैं, उस पार्ट की हम बात करते हैं। स्पंजी और कॉर्टिकल अपीयरेंसेस की बात करते हैं। बहुत सारे बेसिक डिफरेंस होते हैं जो कि हम लेक्चर्स के अंदर बेसिकली बहुत डिटेल के साथ उन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। हमने मोस्टली लेक्चर के अंदर काफी हद तक चीजों को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया अपने नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास सारी बोर्ड्स भी कवर हो जाए उसके अंदर, और हमारे पास उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें भी पता हो।
सो यहाँ पे मैंने पेज नंबर 43 पे, ये मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर भी हमारे पास फर्दर कुछ नहीं है, ठीक है, डिटेल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 40 के ऊपर। पेज नंबर 40 के ऊपर भी मेरे ख्याल से हमारे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो कि आपके सिलेबस, क्योंकि हम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, जो पीएमसी ने सिलेबस दिया उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर भी कुछ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपको ये लेक्चर्स के दौरान बाकी पेजेस की जो डिटेल है वो मैंने पढ़ाई है, और उसके अंदर आप लोगों को काफी सारी चीजों को बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली, अब हम किस कैंप पर आएंगे, अब हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे, विच इज ज्वाइंट। अनदर टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी हम जॉइंट्स को देखा करते हैं, तो जॉइंट्स के अंदर हम भी जब भी बात किया करते हैं, तो बेटा जॉइंट्स के अंदर हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं जॉइंट और आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब ये हुआ करता है जहाँ पे बेसिकली आमतौर पे हो बोन्स आपस में एक जगह पे ज्वाइन हो रही हो, ठीक है, या बोन एंड कार्टिलेज आपस में ज्वाइन हो रहे हो, उस जगह को हम क्या बोला करते हैं, आर्टिकुलेशन। फॉर एग्जांपल बोन एंड कार्टिलेज का मतलब क्या है, ये नेजल आपके पास जो कार्टिलेज है या आपकी नेजल बोन के साथ ज्वाइंट होता है, तो हमारे पास ये भी आर्टिकुलेशन कहलाती है। और जब दो बोन्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं एक जगह पे, ठीक है, फ्यूज हो रही हैं, ठीक है, उस जगह को हम आमतौर पर आर्टिकुलेशन कहते हैं। अच्छा, that joint or articulation, study of joint or articulation is known as arthrology। आमतौर पे इसको हम क्या बोला करते हैं, आर्थ्रोलॉजी बोला करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट को। हम कोशिश करेंगे फिब्रस जॉइंट को देखें, और कोशिश करेंगे हमारे पास कार्टिलेजनस जॉइंट को देखें। हम उन तमाम जॉइंट्स की कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे उन तमाम जॉइंट्स को एड्रेस करें जो कि आपके पास जॉइंट्स डिस्कस करने के काबिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं, तो यूजुअली हमारे पास ये वो जॉइंट हुआ करते हैं जिनको हम बोला करते हैं जो कि फाइब्रस टिश्यू से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, वो जॉइंट्स हमारे पास फाइब्रस जॉइंट कहलाते हैं। यूजुअली कोलाजन मौजूद होता है जो कि इनको आपस में ज्वाइन करके रखता है। जैसे रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया हमारे पास, हम बात किया करते हैं हमारे पास स्कल के अंदर जो हमारे पास क्रेनियम के अंदर जो जॉइंट होते हैं, इंटरक्रेनियल जॉइंट्स बोलते हैं इनको, इंटरक्रेनियल जॉइंट्स हुआ करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बात क्या करते हैं, एक और फिब्रस जॉइंट जो हुआ करता है वो हमारे पास किसका हुआ करता है, टीथ के साथ एक्चुअली हमारे पास मौजूद हुआ करता है, किसके साथ, टीथ का गम्स के साथ हुआ करता है। सॉकेट या गम्स हमारे पास बोन है, ठीक है, और टीथ हमारे पास उसके साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ, हम बात किया करते हैं बहुत सारे कोलेजन फाइबर के, तो हम आमतौर पर बोला करते हैं ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हमारे पास जॉइंट के होते हैं, ये फिब्रस जॉइंट होते हैं। मोस्ट बोन्स आर स्कल या सूचर्ड बोन्स है। सूचर्ड बोन्स का मतलब क्या होता है, सूचरिंग होती है। जैसे मैं ड्यूरिंग सर्जरी आमतौर पे, क्योंकि मैं एज अ सर्जन काम करता हूं, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं इसको, बल्कि या मैं आपको बेहतर तौर पे समझा सकता हूँ कि हम सर्जरी करते वक्त, मैं सर्जरी करते वक्त आमतौर पे यूजुअली आमतौर पे देखो इस तरीके से अलाइन करता हूँ, ठीक है। सूचरिंग है, अब ऐसे सूचरिंग नहीं होती, इतनी बुरी सूचरिंग नहीं होती हमारी, लेकिन आमतौर पे मैं कंसिडर करता हूँ कि बेसिकली हमारे पास सूचर्ड बोन्स जो होती हैं वो आपस में इस तरीके से होती हैं, सूचर्ड करती हैं, ठीक है। हमारी सूचरिंग बहुत फिट फिट किस्म की होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरा सूचरिंग जो है ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से सूचरिंग होती है बोन्स की, ठीक है, और बोन्स आपस में इस तरीके से सूचर्ड होते हैं, और हमारे पास ये सूचर्ड बोन्स, और यहाँ पे ये एक बोन का पार्ट होगा, ये दूसरा बोन का पार्ट होगा, और ये आपस में क्या होंगे, सूचर्ड हुए हुए होंगे। सो या ये सूचर्ड बोन्स होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला शाफ्ट ऑफ लॉन्ग लॉन्ग बोन्स हैं, उनके दरमियान आपस में कनेक्शन है, ठीक है, और वो है हमारे पास। बाकी मैक्सिला मैंडिबल के अंदर जो सॉकेट जॉ बोन्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो कनेक्शन है वो हमारे पास सारे के सारे इसी तरीके से हुआ करते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने याद रखनी है। इसके बाद फर्दर अगर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, कार्टिलेजनस जॉइंट है। कार्टिलेजनस जॉइंट की बात करते हैं, तो कार्टिलेजनस जॉइंट हमारे पास वो जॉइंट है जिसके अंदर आमतौर पे एडजेसेंट बोन जो है वो आपस में यूनाइट हुई भी होती है बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और हम बात किया करते हैं, हमारे पास एक टफ होगा, लेकिन या बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा। हमारे पास टफ होता है, लेकिन आमतौर पे कैसा हुआ करता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। इनके अंदर आमतौर पे कोई कैविटी नहीं होती। कार्टिलेजनस जॉइंट जितने भी होंगे उनके अंदर हमारे पास कैविटी नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या हुआ करता है, बोन्स डायरेक्टली अटैच होती है कार्टिलेज के साथ। सो हम बात करते हैं आमतौर पे हमारे पास ज्यादातर हाइलाइन कार्टिलेजेस होंगे या हेलाइन कार्टिलेजेस होंगे, और हमारे पास फिब्रो कार्टिलेजेस होंगे, ज्यादातर ऐसे हुआ करते हैं। सो कार्टिलेज आमतौर पे क्योंकि मूवमेंट अलाउ नहीं करता ना, तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं। कोस्टल कार्टिलेजेस आपको रिब्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाए गए थे। बेसिकली रिब्स के अंदर कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, और कोस्टल कार्टिलेज रिब की बोन के साथ जो ज्वाइंट होते हैं वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं, वो बेसिकली हम बात किया करते हैं, वो भी हमारे पास आमतौर पर कार्टिलेज
कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। दूसरा जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं जो बोस्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। इसके अलावा हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करते हैं हम। प्यूबिक सिम्फिसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें, प्यूबिक सिम्फिसिस की अगर हम बात किया करते हैं तो प्यूबिक सिम्फिसिस हमारे पास क्या है, आमतौर पे हमारे पास प्यूबिस जो होती हैं, प्यूबिक बोन्स जो होती हैं, जो कि हमारे पास हम बात किया करते हैं, या हमारे पास इलियम, इलियम और ईशियम एंड प्यूबिस, ये तीन बोन होती हैं, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। दो चीजें होती हैं, एक इलियम होती है, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है इलियम, ठीक है, ईलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। ईलियम इज ILIUM, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिप बोन के तीन बोन्स होती हैं, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। सो इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, हमारे पास इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, इसमें से प्यूबिस जो होती है वो आपस में ज्वाइन होती है। जब दो प्यूबिस आपस में ज्वाइन होती है हिप रीजन के ऊपर, तो हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस बनाती हैं। और आमतौर पे हम बात किया करते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की भी बात करते हैं हम। इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी हमारे पास अगेन वर्टिब्रीज के दरमियान जो डिस्क होगी, दैट्स ऑल्सो हमारे पास पार्ट होगा, ये भी हमारे पास पार्ट होगा। हम बात करते हैं कि किस चीज का होगा, हमारे पास कार्टिलेजनस ज्वाइंट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चले, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये सारी चीजें आप लेक्चर्स के अंदर बेसिकली कवर कर चुके हो मोस्टली। सो यहाँ पे आप प्यूबिक सिंथेसिस देख सकते हो आपके ऊपर। अगर हम वो हिप बोन के अंदर फ्रंटल पार्ट के ऊपर देखें तो ये प्यूबिक सिंथेसिस होता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक सिंथेसिस बहुत प्रॉपर्ली होता है। साइनोवियल जॉइंट को आप डिटेल में देख चुके होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को साइनोवियल जॉइंट पढ़ाने की जरूरत होनी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हो साइनोवियल जॉइंट्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के, बहुत, क्योंकि सिंध बोर्ड की बुक के अंदर बहुत प्रॉपर है, तो हम मेंशन करते हैं बहुत प्रॉपर्ली कि हमारे पास क्या हुआ करते हैं सिंध बोर्ड की बुक के अंदर, किस तरीके से हमें मेंशन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल से डिसऑर्डर जॉइंट के अंदर आपको आर्थराइटिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, आर्थराइटिस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो यूजुअली मैं आमतौर पर बच्चों को बोला करता हूँ कि आर्थराइटिस को थोड़ा समझ लो आप लोग बेहतर अंदाज में। आर्थराइटिस की हम जब भी बात करते हैं बेटा, आर्थराइटिस को हम बोला करते हैं दैट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। Itis is the suffix for all kind of inflammation. So हम बेसिकली बोला करते हैं हमारे पास yes inflammation of joint. So inflammation most probably आप लोगों को पता होगा, I'm talking about immune response. अच्छा, inflammation की कतन ये डेफिनेशन नहीं है swelling, redness, ठीक है, और अजीब अजीब hotness, tenderness, ये सारी फजूल फजूल सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन इज व्हाट? इन्फ्लेमेशन इज इम्यून रिस्पांस, body's immune response against any kind of foreign body or pathogen, that is known as inflammation. That's inflammation. तो inflammation की करेक्टिव डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और हम हमेशा बात किया करते हैं ये करेक्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट हुआ करता है, जब भी हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स की, तो हम ये मेंशन जरूर करते हैं कि हमारे पास जॉइंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जॉइंट्स को, अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास जॉइंट्स को किस तरीके से देखते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स की, तो हमारे पास हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास जॉइंट्स किस तरीके से या इन्फ्लेमेशन होगा या उनका मैकेनिज्म क्या होगा। देखो, आमतौर पे हम बोला करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, ठीक है, या आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम यूजुअली आर्थराइटिस की चार टाइप को पढ़ सकते हैं। एक हमारे पास होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस बेटा, आमतौर पे ये रफ एंड टफ आर्थराइटिस होता है यूजुअली हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। दूसरा हमारे पास, हम टाइप को पढ़ लेते हैं, पहले नाम पढ़ लेते हैं और फिर उसको देख लेते हैं बुक के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल। दूसरा हमारे पास होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तो हम बोला करते हैं यस, इसको आरए भी बोला करते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोला करते हैं फर्स्ट वाले को, और ओ ए भी बोला करते हैं। ये नॉर्मल हमारे पास है आर्थराइटिस। इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अलावा हमारे पास एक आर्थराइटिस होता है जिसको हम नाम दिया करते हैं गाउट, ठीक है, प्रॉपर नाम इसका गाउट होता है, या हम इसको नाम दिया करते हैं गाउटी आर्थराइटिस का, ठीक है, ये भी नाम हुआ करता है गाउटी आर्थराइटिस, और हम इसको यूजुअली गाउट का नाम भी दिया करते हैं, ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस भी होता है। और लास्टली हमारे पास कौन सा हुआ करता है, लास्टली हमारे पास हम बोला करते हैं एक और टाइप में आपको बताना चाहूंगा, विच इज सेप्टिक आर्थराइटिस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा भाई,
सिंपल आप लोगों को इजी करूंगा आप लोगों के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली हमारे पास जब भी होता है तो ये आमतौर पे नॉर्मल रफ एंड टफ आर्थराइटिस कंसिडर किया जाता है। रफ एंड टफ आर्थराइटिस का मतलब क्या है? रफ एंड टफ आर्थराइटिस का मतलब है यूजुअली आमतौर पे बोन की रफनेस की वजह से होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, हम देखा करते हैं ज्वाइंट गैप, आमतौर लेमन टर्मिनोलॉजी के अंदर बोला करते हैं, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर रेजिडेंसी कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों को ये बात बता सकता हूँ कि हमारे पास इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेमन टर्मिनोलॉजी में क्या कह सकते हैं। लेमन टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान में डॉक्टर बनोगे, एक वक्त आएगा तो अगर आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, चाहे आप क्लास देके भले यूके जाना चाहो, एमएलई देना चाहो, वो एक अलग सिनारियो है। बट जनरली आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ लेमन टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। इसको हम आम तौर पे बोला करते हैं कि जब जब यूजुअली टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि जॉइंट्स के अंदर गैप कम हो गया, ठीक है, आमतौर पे तो जॉइंट्स के अंदर गैप कम हो गया मींस का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई। यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, ये डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है, इसको हम बोला करते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ करता है, ये एक खास किस्म का डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है। इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी ज्वाइंट के अंदर डीजनरेशन फिनोमेना इंड्यूस हो जाते हैं। तो हम बोला करते हैं, यस, हम इसको मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास कैसा रहेगा, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस रहेगा, वन ऑफ सबसे पहले। अच्छा, इस आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेलिंग नहीं दी गई है, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है उसको बेसिकली हम फिजियोथेरेपी करते हैं, क्योंकि ये काफी पेनफुल होता है। तो अच्छा, बच्चों में भी होता है, ठीक है, बहुत दफा ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास कैसा होता है, इनहेरिटेड कंडीशंस होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, बहुत दफा ये अक्वायर्ड होता है। इनहेरिटेड होता है बच्चों में ज्यादातर, ठीक है, अगर आपको मिलेगा, और अडल्ट्स में अगर मिलेगा तो हैवी वेट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ज्यादा अगर हम बात क्या कहते हैं बॉडी के ज्वाइंट्स को अगर हम बोला करते हैं एक्स्ट्रा मोबिलाइजेशन की वजह से, आमतौर पे हमारे पास क्या होता है, ये डीजनरेटिव आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और ये हमारे पास यूजुअली हम बात करते हैं इसके अंदर आमतौर पे ज्वाइंट कार्टिलेजेस क्या हुआ करता है, हमारे पास एनोवल कार्टिलेजेस को डैमेज होता है। हम बात क्या करते हैं, हमारे पास साथ साथ डैमेज हो रहा होता है, अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे ज्वाइंट को। अच्छा, बोन्स को भी डैमेज होता है। हम इसके लिए बहुत सारे पेन किलर्स देते हैं, बहुत सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, वो एक अलग पार्ट है, बिल्कुल अलग पार्ट है, वो आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हम देखा करते हैं आमतौर पे ये क्या हुआ करता है, इसको हम बोला करते हैं दैट्स एन ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। ये हमारे पास क्या हुआ करता है, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होता है। ये ऑटो इम्यून रिएक्शन आप लोग वैसे भी आप लोगों को आते होंगे, ठीक है, एमकेट देने जा रहे हो मोस्ट प्रोबेबली, मैंने बहुत अच्छे से ऑटो इम्यून रिएक्शन बहुत सारे लेवल्स पे आपको पढ़ाया हुआ है। तो यस, बिल्कुल हमारे पास क्या हुआ करता है, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होता है। उस ऑटो इम्यून आर्थराइटिस के अंदर हम बोलते हैं यहाँ पे ऑटो इम्यून रिएक्शंस आपको कंसेक्यूटिवली आपको ऑटो इम्यून रिएक्शंस मिल रहे हैं, और बहुत सारे ऑटो इम्यून रिएक्शंस यहाँ पे हमारे पास मेजरली हमें दिख रहे होते हैं। साथ साथ हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। अच्छा बेटा, और आमतौर पे इसके अंदर आर ए फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अंदर आर ए फैक्टर्स होते हैं। फिर ऑटोइम्यून रिएक्शन है तो डैमेजिंग होता है काफी ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम स्टीरॉइड्स वगैरह देंगे ताकि हम इसको बेसिकली ऑटोइम्यून रिएक्शन को सप्रेस कर सकें। खैर इस वक्त हम इस पार्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए। अच्छा, गाउटी आर्थराइटिस को यूजुअली हमारे पास अगर हम बुक के अंदर जाएं तो बुक के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो जो हमारे पास आमतौर पे बोला करते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर क्या है हमारे पास, जबकि हम बात करते हैं ओवरऑल अगर हम देखें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर, तो हम बोला करते हैं कि यस, हमारे पास ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास मेजरली फिनोमेना हुआ करता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हम बोला करते हैं कि आपके पास एब्नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास एब्नॉर्मल लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड होंगे तो या बिल्कुल हम कंसिडर करते हैं, अगर आपके पास एब्नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड्स हो तो बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये यूरिक एसिड की डिपोजिशन हो सकती है किसके अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर, ज्वाइंट कार्टिलेजेस के अंदर। और क्योंकि ये ज्वाइंट कार्टिलेज के लिए एक फॉरेन बॉडी है, तो हमारे पास क्या हुआ करता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ज्वाइंट मैक्रोफेजेस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको, ज्वाइंट मैक्रोफेजेस आके अटैक करते हैं। और ज्वाइंट मैक्रोफेजेस जो आके अटैक करते हैं वो हमारे पास क्या कॉज कर देते हैं, हम जब भी बोला करते हैं तो हमारे पास ज्वाइंट मैक्रोफेज उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो यस, हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बोला करते हैं यस, हमारे पास ज्वाइंट मैक्रोफेज होते हैं, वो हमारे पास क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अच्छा, लास्टली हमारे पास क्या हुआ करता है, लास्ट पार्ट जो होता है दैट्स सेप्टिक आर्थराइटिस। ये सेप्टिक आर्थराइटिस की अगर हम देखें कंडीशन को, तो बेटा सेप्टिक आर्थराइटिस हमारे पास बहुत बेसिक है। इसको मैं हमेशा बोला करता हूँ कि सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन की बात हो रही है, ये इन्फेक्टिव आर्थराइटिस होगा।
ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इन्फेक्टिव आर्थराइटिस का मतलब है हमारे पास कोई पैथोजन जॉइंट्स तक पहुंच गया। यूजुअली खुद तो नहीं पहुंचता, या तो आपके पास सेप्सिस हो, सेप्टिसीमिया हो, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो, तब हो सकता है, या फिर आपको कोई इंजरी हो जाए तब आपके पास इन्फेक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। अगेन इसका ट्रीटमेंट मैनर अलग है। यहाँ पे हम यूरिकोलिटिक्स देंगे, यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे हम आमतौर पर एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और स्पेसिफिकली हमारे पास कुछ हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चलाएंगे जो यूजुअली आमतौर पर उसके बाद ज्वाइंट को सिक्योर करेगी। सो दैट्स द बेसिक थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं जो नोट डाउन करना है। देन आई एम मूविंग ऑन अगेन टू द बेसिक पार्ट विच इज हमारे पास जो बोन है उसको हम देखेंगे, जो हम फर्दर बात किया करते हैं। अच्छा, आप लोगों को बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का मैकेनिज्म क्या हुआ करता है, ये आप लोगों को पढ़ा चुके होंगे। बोन कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम का रोल क्या हुआ करता है, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, ये लेक्चर्स के अंदर मैंने थॉरली आप लोगों को, जो नॉर्मल लेक्चर्स हमें हमारे पास, उन लेक्चर्स के अंदर थॉरली आपको पढ़ाया है। इवन आपके तमाम टीचर्स ने आपको बताया होगा बोन कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम रिस्पेक्टिव रेशियोज क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि आर्थराइटिस मेंशन है तो हम आर्थराइटिस को स्पेसिफिकली देखा करते हैं। और हमारे पास अगर हम देखें, मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस के अंदर, क्योंकि जिस तरह से मेंशन है तो मैंने उसको बेसिकली बहुत प्रॉपर्ली आप लोगों को पढ़ाया है। बाकी ये आप लोगों को जो बाकी पार्ट है इसके अंदर से अगर आप पढ़ना चाहो अपनी नॉलेज के लिए तो बिल्कुल पढ़ो, ठीक है, अच्छा पार्ट है। इवन बहुत सारी चीजें हमने लेक्चर्स में भी देखी हैं, ठीक है, और उसको भी देखा है हमारे पास। यूजुअली हमारे पास मैकेनिज्म है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की हुई है यहाँ पे, बिल्कुल बताया हुआ है कि जॉइंट लोकेशन डिसलोकेशन भी करा देता है आमतौर पे, जॉइंट की डिसलोकेशन भी होती है, स्प्रेन्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्प्रेन इज इंजरी टू द लिगामेंट, अगर लिगामेंट को इंजरी हो जाए तो स्प्रेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और स्प्रेन आमतौर पे फिजिकल थेरेपी के थ्रू ही जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मसल्स का टॉपिक है बहुत डिटेल के अंदर, तो हम स्पेसिफिकली किसको देखेंगे, हम स्पेसिफिकली देखेंगे हमारे पास मसल्स को। और मसल्स की बात करें तो हमारे पास हम आमतौर पे बात करते हैं स्टडी ऑफ मसल को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ मसल्स को यूजुअली मायोलॉजी कहा जाता है। तो अगर हमारे पास हम कभी भी मायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो मायोलॉजी का मतलब होता है हम बात करें किसकी, स्टडी ऑफ मसल्स की। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है जब भी हम किसको देखते हैं, मायोलॉजी को देखते हैं या हम स्टडी ऑफ मसल्स को देखते हैं। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो हम उसको इसलिए स्पेसिफिकली क्या बोला करते हैं, बायोलॉजी बोला करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करते हैं मसल्स की तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स है, सो हमारे पास टाइप ऑफ मसल्स में आपने स्मूथ मसल्स देखे होंगे, कार्डियक मसल्स देखे होंगे, आपने देखा होगा स्केलेटल मसल्स, एटलीस्ट 3 टाइप के मसल्स पढ़े होंगे। और स्मूथ मसल में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि हमारे पास मायोफिलामेंट्स जो होते हैं वो आमतौर पे ऑर्गेनाइज नहीं होते, किसके अंदर, सार्कोमेयर के अंदर। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फिलामेंटस होती है। तो आमतौर पे उस तरीके से मायोफिलामेंट्स मौजूद नहीं होते, बल्कि क्या हुआ करते हैं, स्पिंडल्स मौजूद होते हैं। या अगर हम बोला करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह की अपेयरेंस होती है जो कि हमारे पास नॉन स्ट्राइटेड अपेयरेंस होती है, जिसके अंदर हम बोला करते हैं मसल स्पिंडल्स मिलेंगे। और ये मसल स्पिंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं जब भी हम मसल स्पिंडल्स की बात करते हैं। तो यस, ये हमारे पास मसल स्पिंडल्स मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा बाकी आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैंने काफी डिटेल के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। टाइप ए स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, टाइप बी स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, कौन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कार्डियक मसल्स के अंदर हमारे पास हमने बात की थी इंटरकैलाटेड डिस्क होती है। और इंटरकैलाटेड डिस्क होती है, उनके अंदर आमतौर पर गैप लाइक जंक्शंस होते हैं जो अलाउ करते हैं बेसिकली किसको, एक्शन पोटेंशियल को फ्रॉम सेल टू सेल, ताकि स्प्रेड आउट हो सके। जब हमने ऐसे नोड की फंक्शनिंग पढ़ी थी तो हमने वहां पे मेंशन भी किया था आपको कि ऐसे नोड के अंदर से एवी नोड तक इंपल्स जो जा रही है, उसके साथ साथ ऐसे नोड क्या करता है, उसको बेसिकली इंपल्स को ट्रैवल कराता है अक्रॉस दोज गैप जंक्शंस, इंटरकैलाटेड डिस्क। और क्योंकि ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जितने भी कार्डियक मसल्स होते हैं, वो कार्डियक मसल्स हमारे पास कैसे हुआ करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंपल्स बहुत क्विकली ट्रैवल करती है अक्रॉस द होल मसल। अच्छा, साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये आप लोगों को बेसिकली कंपैरिजंस पता होंगे। मसल अपीयरेंसेस अगर देखें, ये अनस्ट्राइप्ड हैं या अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हैं, या हमारे पास इरेगुलरली स्ट्राइटेड है या हमारे पास रेगुलरली स्ट्राइटेड है, अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस बेसिस के ऊपर। या आमतौर पर कार्डियक मसल्स इरेगुलरली स्ट्राइटेड होते हैं और साथ साथ ब्रांच्ड होते हैं, इसलिए इरेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं। सेल शेप स्पिंडल्स होंगे, यहाँ ब्रांच्ड होंगे, यहाँ स्पिंडल्स और सिलिंड्रिकल है, ठीक है। न्यूक्लियर वन होता है, वन पर सेल होता है, टू पर सेल भी हो सकता है कार्डियक मसल के, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्डियक मसल। एथलीट्स के अंदर आमतौर पे यूनी बाय न्यूक्लिएटेड भी होते हैं,
स्केलेटल मसल्स में हमारे पास मैनी सेल होता है, ठीक है। याद आपने वो चीजें रखी है जो रखनी है जो बुक में लिखी है, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आमतौर पर एमबीएस के बच्चों को भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो स्पेसिफिकली बताता हूँ कि देखो ये बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, ये बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, क्योंकि यार मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं गलती से, और इस वजह से मेरी आदत है कि मैं हर चीज को सही अंदाज में बताऊं, ताकि आप जब मेडिकल स्कूल जाओ, ठीक है, डाउ जाओगे, मैं क्योंकि डाउ जा चुका हूं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, डाउ जाओगे अगर और वहां कोई कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा आपको, तो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा, वहां पे आप ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते हो चीजों। अच्छा, खैर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर नॉन स्ट्राइटेड है तो यूजुअली स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उनकी नॉन स्ट्राइटेड होने की बात ही है, ये हम पढ़ चुके हैं। कार्डियक मसल्स आमतौर पे इंटरमीडिएट ही हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, फोर्स ऑफ स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन स्केलेटल मसल्स की हम बात क्या करते हैं, स्लो टू रैपिड, हमें हर तरह के मिलते हैं। टाइप ए भी होते हैं, टाइप बी भी होते हैं, टाइप सी भी होते हैं, मसल फाइबर्स अलग अलग होते हैं। कुछ मसल फाइबर स्लो स्पीड के ऊपर काम करते हैं, कुछ मसल फाइबर रैपिड स्पीड के ऊपर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास ये नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल होता है, लेकिन ऑटोनॉमिक होती है। कार्डियक मसल अपने रिदम्स को खुद मेंटेन करते हैं, ठीक है, मायोजेनिक होते हैं आमतौर पे, हमने बात भी की है। नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली, अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें वॉलंटरी एक्टिविटी की, तो वो का हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। सो हम बात करते हैं, बाकी सारी चीजें हम देख चुके हैं कि हमारे पास ये ब्लड को पंप करता है, हार्ट दिल सोचने का काम नहीं करता, दिल सिर्फ एक काम करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। जो सोचते हैं आप अपने, हाँ हम बात करते हैं अमिगडाला से सोच रहे होते हैं, जो इमोशंस जिसके अंदर आ रहे होते हैं ना, दिल सोच रहा है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका दिल सोच रहा है, अगर आप उसको गलती से बोलते हैं कि नहीं ये मेरा अमिगडाला सोच रहा है, तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेट वो आगे से आपसे बात करना बंद कर देंगे। एंड देन हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास एक और मैकेनिज्म हुआ करता है जिसको हम बात करते हैं, हम बोला करते हैं दीज आर द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, स्मूथ मसल्स हमारे पास बेसिकली फंक्शन हुआ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनको ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशंस मिलती हैं, बाकी हमारे पास स्केलेटल मसल के साथ काम करता है। अच्छा बेटा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा आप लोगों को एपीमाइसियम्स पता होनी चाहिए। यूजुअली आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है, अपने नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको भी पढ़ा दूं कि एपीमाइसियम क्या है, मायोमाइसियम क्या है, और एंडोमाइसियम क्या है, और हमारे पास बच्चे जो हैं वो बहुत प्रॉपरली देख सकें। जब भी हम बात करते हैं बेटा हमारे पास मसल्स की, तो मसल्स के अंदर हम क्या देखा करते हैं, आमतौर पे मसल्स को एक कनेक्टिव टिश्यू ने रैप किया हुआ होता है। हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके ऊपर जो पहली मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोला करते हैं एपीमाइसियम, दैट्स अ कनेक्टिव टिश्यू जिसने उसको रैप अप किया हुआ होता है पूरे। फिर ईच मसल स्केलेटल मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, और जो मसल फाइबर होते हैं उनको हम छोटे छोटे मसल बंडल्स में डिवाइड करते हैं। दीज आर नोन एज मसल फासिकला या फासिकुलस बोलते हैं उसको, फासिकल्स भी बोलते हैं। आमतौर पे इनको सराउंड किया हुआ होता है पेरीमाइसियम ने। और फिर फासिकल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मसल फाइबर छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है दैट इज एंडोमाइसियम। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बेसिकली वीडियो से एक ऑर्गेनाइज करो, और मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, उसके अंदर एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम आपको दिखाता हूं, और ज्यादा बेहतर तौर पे आपको बताता हूं। पहले मैं बुक रीडिंग आपके साथ कर लूं और फिर उसके बाद मैं उसको इलाबरेट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ वीडियोग्राफिक इलाबरेशन। सो वीडियोग्राफिक मैकेनिज्म्स तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको बहुत बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। साथ साथ हमारे पास जो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं या आमतौर पे इनक्लोज होते हैं किसके अंदर, कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जैसे हमने बोला यहाँ पे पहले भी मेंशन किया कि हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या कनेक्टिव टिश्यू के साथ एसोसिएट होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सार्कोलेमा, बेसिकली हमारे पास मसल फाइबर के अंदर हम बात करते हैं तो आमतौर पे इनके ऊपर बहुत सारी पेनिट्रेटेड टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का मैकेनिज्म होता है जो कि इनके ऊपर सार्कोलेमा को कवर करके रखता है, और वो हमारे पास आमतौर पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप याद रखोगे, मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। मायोफिब्रिल्स एक्चुअली 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, और ये मायोफिब्रिल्स जो होते हैं इन्हीं के अंदर हमारे पास क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे मैंने बोला ये रहा एपीमाइसियम, ये हमारे पास पार्ट है एपीमाइसियम का, ठीक है। एपीमाइसियम के अंदर हम निकालते हैं तो मसल फासिकला या बंडल निकलते हैं, उसके अंदर पेरीमाइसियम होती है, और फिर उसके अंदर हमारे पास मसल फाइबर सेल होते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एंडोमाइसियम होती है, और उसके अंदर हमारे पास हम बात करते हैं हमारे पास क्या मौजूद होता है, उसके अंदर फर्दर मायोफिब्रिल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। ये मसल का मैकेनिज्म आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको अगेन एक वीडियोग्राफिक कोलैबोरेशन के थ्रू दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर आइडिया हो जाए कि हम अगर देख रहे हैं तो हमारे पास किस चीज को हम देखते हैं, हम बेसिकली मैकेनिज्म्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, और क्या क्या चीजें हमारे पास बेसिक हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊं, और एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
उसके बाद आप लोगों को बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन की तमाम चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, तो हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा इस वीडियो के ग्राफिक, इस पूरी की पूरी ग्राफिक कोलैबोरेशंस के थ्रू आप लोग देख सको। देखो बेटा, ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ इस वीडियो के अंदर और आमतौर पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास मसल फाइबर्स को हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है। स्केलेटल मसल के अंदर अगर हम देखें तो स्केलेटल मसल के अंदर ये मसल बैली होती है। मसल बैली के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ करता है, इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज नोन एज एपीमाइसियम, हमारे पास एपीमाइसियम होती है। एपीमाइसियम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर बंडल्स होते हैं। उन मसल फाइबर बंडल्स के ऊपर हमारे पास क्या होती है, पेरीमाइसियम मौजूद होती है, और उस या मसल फासिकुलाई भी बोलते हैं इनको। और उनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मसल फाइबर सेल्स होते हैं, और मसल फाइबर सेल्स के ऊपर हमारे पास एंडोमाइसियम होती है। और इसके साथ हमारे पास अटैच होते हैं साइनेप्टिक बल्ब्स अटैच होते हैं, ये एंडोमाइजियम्स है, और उनके साथ हमारे पास साइनेप्टिक बल्ब्स अटैच हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स को। तो मैं चाहूंगा कि आपको बेसिकली ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी दिखाई जाए। ये हमारे पास बेटा टी ट्यूब्यूल्स होती हैं और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्ली देखेंगे, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स और टी ट्यूब्यूल्स आपको पर्पल कलर से यहाँ पे दिखेंगे प्रॉपर्ली। और ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हमारे पास बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे किसके साथ अटैच होती हैं, पूरे के पूरे अटैच होती है मसल फाइबर सेल के साथ, ठीक है। और हमारे पास मायोफिब्रिल के साथ हमारे पास पूरा का पूरा ये टी ट्यूब्यूल का सिस्टम होता है, टी ट्यूबुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये पूरे के पूरे मसल फाइबर सेल के अंदर हमारे पास अरेंज होता है, ठीक है। और एंडोमाइसियम से कनेक्टेड होता है क्योंकि इसने बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो हम मेजरली बात करते हैं हमारे पास इन चीजों की। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, मैं वापस से चलूंगा तो आई होप, और ये क्या करता है अभी मैं आपको फंक्शनिंग इसकी बता देता हूं, आपको वीडियो के थ्रू दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे समझ में आ जाए और बेहतर तौर पे इसको ऑर्गेनाइज कर सको और इसको समझ लो कि हमारे पास टॉपिक अगर होता है तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बात करते हैं आमतौर पे, देखो आप लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए कि ए बैंड जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक बैंड होते हैं दैट कैन पोलराइज द विजिबल लाइट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ए बैंड का हम आमतौर पे क्या करते हैं कि ये पोलराइज कर सकते हैं विजिबल लाइट को, बिकॉज इसके अंदर थिन थिक फिलामेंट्स दोनों मौजूद होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड आई बैंड जो होता है वो हमारे पास आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, बिकॉज ओनली थिन बैंड होते हैं और आमतौर पे नॉन पोलराइजिंग नेचर होती है, ठीक है। एच बैंड को हम एच जोन भी कहते हैं, हेली मींस ब्राइट, ये ब्राइटर जोन होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। हम देख लेते हैं कौन सा एच बैंड है हमारे पास किस तरीके से मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद होती हैं, एम लाइंस मौजूद होती हैं। एंड एम लाइंस की जब भी हम बात करते हैं तो एम लाइंस हमारे पास क्या हुआ करते हैं, मेटल लाइंस होती हैं, मिडल लाइंस होती हैं, बीच में मौजूद होती हैं। इनको मैं आप लोगों को बेसिकली बहुत प्रॉपर्ली वीडियोग्राफिक कोलैबोरेशन के थ्रू दिखाता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को पहले चाह रहा हूँ कि मैं हम बेसिकली चीजें पढ़ लें और उसके बाद हम देखें कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें ऑर्गेनाइज हुई हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास पढ़ने की। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि एक मायोसिन का मॉलिक्यूल बेसिकली हमारे पास, अगर हम बोले हमारे पास मायोसिन के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे मायोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं और उनके क्या हुआ करते हैं, हिंज रीजन होते हैं, हेड्स होते हैं। वो हेड क्या हुआ करते हैं, प्रोजेक्टेड आउट होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, और हमारे पास मायोसिन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर क्या हुए होते हैं, रैप अप हुए होते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, आमतौर पे हम बोला करते हैं एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 ग्लोबुलर हेड होते हैं, उनके जो टेल्स होती हैं वो आमतौर पे क्या हुआ करती हैं, 2 ग्लोबुलर हेड होते हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल देना चाहूं तो मैं आपको इस तरीके से देख सकता हूं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो स्ट्रॉ होता है हमारे पास, जो आमतौर पे किसी भी चीज को हम ड्रिंक करने के लिए जो स्ट्रॉ यूज करते हैं, दैट स्ट्रॉ, अगर हम इसको एक बंच ऑफ स्ट्रॉ ले लें, एक स्ट्रॉ को लें और एक स्ट्रॉ के हम कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से 2 हेड डेवलप करें, ठीक है। और 2 हेड डेवलप करने के बाद हम बोलें कि एक स्ट्रॉ जो है वो हमारे पास 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है और उसके एंड के ऊपर 2 हमारे पास इस तरह से क्या मौजूद है, हेड्स मौजूद है। तो अगर हमारे पास 2 हेड्स इस तरीके से मौजूद है तो हम बोला करते हैं यस, हमारे पास ये जो 2 हेड्स हैं, और बिल्कुल अगेन हमारे पास क्या है, बीच में हम बात किया करते हैं, या हमारे पास क्या है, स्ट्रॉ है। तो हम बोला करते हैं ये स्ट्रॉ और उसके साइड पे कॉर्नर पे 2 हेड है। इस तरह अगर मैं बहुत सारे स्ट्रॉ जमा कर लूंगा तो उसके एंड के ऊपर हमारे पास क्या होंगे, उनके 2 हेड्स बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। हिंज रीजन से हमारे पास 2 हेड्स करके बहुत सारे हेड्स बाहर निकल रहे होंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा, एक पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट बन जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रॉ मतलब मल्टीपल मायोसिन मॉलिक्यूल्स होंगे। और अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर करते हैं हमारे पास 300 मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं। 300, कुछ अच्छी बुक्स बोलती हैं 320 to 400 मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट हमारी
फेडरल बोर्ड की बुक ने मेंशन किया हुआ है 300 मायोसिन मॉलिक्यूल, सो विल गो फॉर द 300 myosin molecule. If the question came in test, तो you'll go for the 300 myosin molecule. और ये जो 300 myosin molecule होते हैं, ये आमतौर पर हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रॉ डेवलप कर लेते हैं, और हम बोला करते हैं इसके ऊपर क्या हुआ करते हैं, हेड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब अगर हम साथ साथ देखें तो हमारे पास बहुत सारा पूरा का पूरा 300 myosin molecule हमारे पास इस तरह से होंगे, इस डायरेक्शन में भी होंगे, अगेन उस डायरेक्शन में भी होंगे, इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही होगा, सिमिलरली उस डायरेक्शन में भी ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं हमारे पास क्या होता है। आमतौर पे एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे पास क्या हुआ करता है, कुछ पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स होते हैं एक्टिन के, जिनको हम ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं और जी एक्टिन कहते हैं। ठीक है। ये आमतौर पे एक्टिव साइट्स जो होती हैं, जहां पे एक्टिव साइट्स हुआ करती हैं, जहां पे बेसिकली अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास एक्टिव साइट्स का मतलब है जहां पे बेसिकली बाइंडिंग होगी उन एक्टिव साइट्स के ऊपर। आमतौर पे जहां पे मायोसिन हेड जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अटैच होते हैं, उनको हम बोला करते हैं जी एक्टिन साइट, ग्लोबुलर एक्टिन साइट। उसके अलावा हमारे पास एक और होती है फिलामेंटस और फाइब्रस एक्टिन साइट्स, जी के आमतौर पे बोला करते हैं। ये हमारे पास वो चेन होती है जो कि बेसिकली लॉन्ग चेन एक्टिन की एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ एक्टिन। एक्टिन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे होते हैं, तो वो एक लॉन्ग चेन डेवलप कर रहे होते हैं, उसको हम आमतौर पर क्या बोला करते हैं, एफ एक्टिन या फाइब्रस एक्टिन बोला करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ करता है बेटा, इसके अलावा हमारे पास थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं 16 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। याद रखना आपने, थिक मायोफिलामेंट्स हमारे पास पता है आपको, मायोसिन फिलामेंट्स की बात कर रहा हूँ, जबकि थिन फिलामेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जिनके अंदर हमारे पास 3 प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, यूजुअली हम कंसिडर करते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों की आप लोगों को इनकी इलैबोरेशन दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। मैं चाहता हूं पहले बुक रीडिंग वाला पार्ट हम देख लें और फिर हम देख लें 3 तरह के रिसेप्टर्स हम देख लेंगे, ट्रोपोनिन आई, टीएनआई, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट्स देख लेंगे, टीएनटी देख लेंगे, हमारे पास ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्सेस देख लेंगे, और हमसे बेसिकली हमारे पास देखेंगे ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स को देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेजर पार्ट होगा। और क्रॉस ब्रिज के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से काम करता है। बाकी आप क्रॉस ब्रिज साइकिल को अच्छे खासे तरीके से पढ़ चुके होंगे मोस्ट वाली, सो मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं और फिर मूवमेंट इन नी जॉइंट। या नाउ विल गो फॉर वीडियोग्राफिक एलैबोरेशन, और मैं इसको डिटेलिंग करने वाला हूं। अब देखो हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करता है, साइनेप्टिक बल्ब हुआ करता है। साइनेप्टिक बल्ब एक्चुअली बेसिकली अटैच होते हैं एंडोमाइसियम से। उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, मल्टीपल मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सार्कोमेयर्स होते हैं, और सार्कोमेयर्स को बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है जेड लाइन हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जेड डिस्क है, जिगजैग डिस्क है, यूजुअली हमारे पास मौजूद होती है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। थिक फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स होते हैं, हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं, और हम इनकी स्ट्रक्चर, और बेसिकली मायोसिन के अंदर हमें हमारे पास इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ करती है, एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हुआ करते हैं। अच्छा, मायोसिन के बारे में जैसे मैंने बताया, मल्टीपल हमारे पास क्या होंगे, मायोसिन के एक अगर हम देखते हैं हमारे पास बंच होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, और हम बोला करते हैं वो हमारे पास अरेंज किस तरीके से होता है कि जैसा अभी मैंने बताया, उसके हमारे पास बल्बस हेड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोट्रूडेड होते हैं आउटवर्ड, और बीच में हमारे पास क्या हुआ कहते हैं, वी हैव मल्टीपल फिलामेंट्स जो कि एक साथ अरेंज होते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है, साथ साथ एक्टिन मौजूद हुआ करता है। एक्टिन हमारे पास क्या हुआ करते हैं, मायोसिन क्या हुआ करते हैं, और एम लाइन जैसे मिडल लाइन मैंने बोला, मिड लाइन हमारे पास हुआ करती है, सेंट्रल लाइन हुआ करती है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस बैंड इज एच बैंड, आमतौर पे ये हम बोला करते हैं ब्राइट बैंड होता है। ऑन द अदर हैंड दिस बैंड इज आई बैंड, दिस इज आइसोट्रोपिक बैंड, और बीच में हमारे पास क्या हुआ करता है, ये बैंड ए बैंड होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास, जिसमें थिक थिन फिलामेंट्स दोनों मौजूद होते हैं, और बेसिकली हमारे पास हुआ करता है एनाइसोट्रोपिक बैंड। सो दैट्स व्हाई हम बोला करते हैं आइसोट्रोपी नेचर है, एनाइसोट्रोपी नेचर है, ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, साकों में शॉर्टन हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% अप्रोक्सीमेटली देयर लेंथ के हिसाब से शॉर्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या हुआ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल्बस सेट्स जैसे आके अटैच हो रहे हैं एक्टिव की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ, तो और हमारे पास एटीपी का मैकेनिज्म होता है, आप लोगों को पता है, क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। मैं चाहता हूं आपको इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लास्ट पार्ट के अंदर लेके जाऊं, आपको बेसिक फंक्शन समझाऊं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ये मोटर एंड प्लेट है, एज यू गाइज नो, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरो रिलीज होते हैं, एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा, उस एक्साइटेशन पोटेंशियल की वजह से ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स एक्टिवेट होंगी। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हमारे पास हम बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं, और ये एक्चुअली हमारे पास क्या करती हैं, ये रिलीज करती हैं कैल्शियम आयन को।
सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करती हैं, जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म ये होता है, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करेंगी, और जब एक्साइटेशन पोटेंशियल आएगा तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा, और देन हमारे पास कैल्शियम आयन रिलीज होगा। कैल्शियम आयन आता है, और कैल्शियम आयन एक्चुअली किसके साथ बाइंड होता है, ट्रोपोनिन के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं ट्रोपोनिन की 3 साइट्स होती हैं। एक है ट्रोपोनिन की ये साइट जो कि बेसिकली कैल्शियम के साथ बाइंड हुई हुई है, इसको हम नाम दिया करते हैं ट्रोपोनिन कैल्शियम या टीएनसी कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा हमारे पास दूसरी साइट हुआ करती है, दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जो कि ट्रोपोनिन का ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है। इसको हम बोला करते हैं TNT, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या हुआ करता है, ऑन द अदर हैंड हम बात किया करते हैं, ये हमारे पास मौजूद हुआ करती है, और इसको हम बोला करते हैं, ये लास्ट पार्ट होता है विच इज कनेक्टेड विद हम आमतौर पे बोला करते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल, और आमतौर पे क्या हुआ करता है, ये इनहिबिटरी साइट होती है ट्रोपोनिन की, तो हम बोला करते हैं TNI, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट होगी। अब कैल्शियम बाइंड होता है इसके ऊपर, और यूजुअली हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं कि जब कैल्शियम बाइंड होता है तो हमारे पास किस तरीके से रिएक्शन करता है कैल्शियम, आप लोग देख सकते हो। कैल्शियम बाइंड होगा और ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, जो ट्रोपोमायोसिन्स होते हैं वो जो किसके ऊपर होते हैं, एक्टिन की हम बाइंडिंग साइट्स के ऊपर होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर होते हैं, वो विड्रॉ हो जाते हैं, और जो जैसे ही वो विड्रॉ हो जाते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास बल्बस हेड आके अटैच हो जाते हैं, और बल्बस हेड आके अटैच होते हैं, आप लोगों को पता है कि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और हमारे पास क्या होता है, मसल सेंट्रली टूवर्ड्स द सेंटर क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है, और हम बोलते हैं क्या हो रही है, हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम हमेशा कंसिडर कर रहे होते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या हो रही होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। और अगर मैं इसको पीछे से भी दिखाऊं आपको तो बेसिकली आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं, कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बायो बाइंडिंग साइट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, किस तरीके से उसको सेंट्रली मूव करा रही हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है बेटा आपके लिए ये समझना और रियलाइज करना, इसको याद रखना, काफी बेसिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कवर करें तो मेरे हिसाब से काफी बेसिक है और काफी ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा हम जैसा मैंने बोला कि एटीपी हमारे पास एडीपी के अंदर टूटता है, ये आप लोगों ने डिटेलिंग पढ़ी होगी इसके बारे में, और किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत डिटेल से पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि एटीपी एडीपी के साथ पास ब्रेक होता है, फास्फेट डिटैच होता है, एंड देन हमारे पास ये होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है फर्दर। और जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास क्या होता है, ये कैल्शियम आयन आता है, कैल्शियम आयन बाइंड होता है ये ट्रोपोनिन कैल्शियम साइट्स के साथ। फिर हमारे पास एक्टिन के अंदर हमने जैसे बोला दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक वो मॉलिक्यूल होता है जो कि आमतौर पर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास होता है जिसको हम बोला करते हैं फाइब्रस, एक फाइब्रस होता है और एक हमारे पास होता है ग्लोबुलर। तो हम बोला करते हैं ये जो बाइंडिंग साइट्स यहाँ पे मौजूद होंगी ये आमतौर पर ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है, जरा देखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ये बाइंडिंग साइट्स हैं। तो ये बाइंडिंग साइट विजिबल हो रही हैं, ये हमारे पास ग्लोबुलर एक्टिन की ग्लोबुलर साइट है, और एक्टिन एक दूसरे से जो अटैच हुए हैं वो हमारे पास क्या है, फाइब्रस साइट है एक्टिन की, जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच हुआ करते हैं। सो दैट्स द बेसिक थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं लिगामेंट आपको पता होंगे, फ्लैक्सर्स आपको पता होंगे, फ्लैक्सर्स की डेफिनेशन आपको आती होगी, ठीक है, ये सब लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया ना, मतलब वैसे तो लेक्चर के अंदर मैंने ये सारी चीजें भी पढ़ाई हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, बट आपको फिर भी लेक्चर्स के अंदर ये पता होंगी। ओरिजिन क्या होता है, इंसर्जन क्या होता है। ओरिजिन बेसिकली हमारे पास वो पार्ट होता है जहां से मसल राइज होता है। इंसर्जन क्या होता है, जहां पे मसल जाके अटैच होता है, मसल वैली की हम बात कर चुके हैं। फ्लैक्सर्स वो मसल होते हैं जो कि आमतौर पे बोन्स को बेंड करते हैं और दो बोन्स के दरमियान एंगल को रिड्यूस करते हैं। एक्सटेंसर्स वो होते हैं जो बोन को स्ट्रेटन अप करते हैं और हमारे पास दो बोन्स को एक्सटेंड करते हैं, मींस उनके दरमियान एंगल को इंक्रीज करते हैं। नी ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट पता होना चाहिए। नी ज्वाइंट के ऊपर हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली टीबिया और फीमर के दरमियान हुआ करती है। और हमारे पास जो इंटीरियर साइड है आपकी, जैसे आप अपने फ्रंट थाई के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपके पास डिफरेंट मसल्स मौजूद हैं, और बैक थाई के ऊपर आपके पास डिफरेंट मसल्स मौजूद, ठीक है। हम बात क्या करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होते हैं वो आमतौर पे हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थाई। आपके लेग के ऊपर या थाई के ऊपर जो आपके पास पीछे की तरफ मसल्स मौजूद हैं वो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, और उनको हम बोला करते हैं, उनमें सबसे कॉमन होता है बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस आप लोग बहुत सारे सोचे होंगे बाइसेप्स तो एक ही होते हैं जो हमारे आर्म में होते हैं, नहीं, बाइसेप्स हमारे पास दो होते हैं, एक बाइसेप ब्रेकिया होता है जो कि हमारे आर्म में होता है, एक बाइसेप फेमोरिस होता है जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है, हमारे बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमारे पास हैमस्ट्रिंग्स में होते हैं। ये पीछे की तरफ मसल्स होते हैं, ये नी है, और आगे की तरफ जो मसल्स होते हैं उनको हम क्वाड्रिसेप फेमोरिस या कॉर्ड्स कहते हैं आमतौर पे।
ये कॉर्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सटेंशन होती है लेग की, आपकी लेग एक्सटेंड करती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट होने के बाद आपके पास ये अगर आप अपनी लेग को स्ट्रेट करें और अपने फ्रंट ऑफ द थाई के ऊपर हैंड को रन करेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए। और अगर आप अगर आप फोल्ड करेंगे लेग को, तो आप बेसिकली जब लेग को फोल्ड कर रहे होंगे तो लेग को फोल्ड करते हुए देखेंगे कि आपके पास लेग फोल्ड हो रही है ड्यू टू द हैमस्ट्रिंग्स। आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स यूजुअली हमारे पास कॉमनली हम देखते हैं कि हमारे पास वीक होते हैं, तो आमतौर पर इसकी उसको बेसिकली देखा जाता है ओवरऑल। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए इन दोनों मसल्स के भी अंदर एंटागोनिज्म होता है, एंटागोनास्टिक मैकेनिज्म रहता है, ठीक है, एंटागोनिज्म दिखता है आमतौर पे। और इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास टेटनी और टेटनस में डिफरेंस है। टेटनस इज एन इन्फेक्शन, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द क्लास्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, वो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें आमतौर पर कन्वर्जन होते हैं, पेशेंट यूजुअली आमतौर पर ऑक्सीजन की वजह से मल्टीपल मैकेनिज्म्स होते हैं, आपके लंग्स काम करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं टेटनी के अंदर आमतौर पे क्या हुआ करता है, लो कैल्शियम लेवल्स होते हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स ही क्या हुआ करते हैं, लो होते हैं। सो हम आमतौर पे बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी नहीं रहती न्यूरॉन के अंदर इतनी ज्यादा, और सेंसेशन लॉस होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अलावा हम बात किया करते हैं हमारे पास पुश और पुल मसल्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई डू द मसल पुल बट डू नॉट पुश। मसल पुश नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मसल पुश करते हैं। एक्चुअली हमारे पास पैक्टोरलिस मसल्स होते हैं, जो चेस्ट मसल्स होते हैं, शोल्डर मसल्स होते हैं, डेल्टोइड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात किया करते हैं हमारे पास अगर हम पुल की बात करें तो हमारे पास फ्रंट थाई के ऊपर जो अभी हमने पढ़े कॉर्ड्स कॉर्ड्स हमारे पास होते हैं, ये सारे मसल्स पुश होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअली क्या होता है, मसल पुल करता है, मसल किसी भी चीज बेसिकली क्या करता है, दो बोन्स को एक दूसरे के ऊपर फ्लैक्स करा देता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, पुश भी करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली गलत लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, बोन्स इसमें लिखा हुआ है बोन्स एक्चुअली एक्ट एज अ लीवर और ज्वाइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बात बहुत डिटेल में देखी होगी। और जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू, वो आमतौर पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से बोन्स एक दूसरे के करीब आती हैं और बोन्स पुल होती हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि हमारे पास आमतौर पर इस वजह से ये मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है लोड फल्क्रम और किस तरीके से हमारे पास आमतौर पर हुआ करता है और किस तरीके से हमारे पास काम हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल तो ये बताया हुआ है कि हम जब लोड एफर्ट डाल रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एफर्ट करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा हमारे पास, हम जितना ज्यादा लोड डालेंगे यानी एफर्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एफर्ट हो रही है और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लोड है और फल्क्रम हमारे पास कॉर्नर पे। ये आपको बेसिकली आइडिया है मसल अगर फंक्शन कैसे कर रहा है, तो हमारे पास जनरल बात करें वैसे आपको इतना ज्यादा इसके बारे में ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, राइगर मोटिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आमतौर पे क्या हुआ करता है, जब हमारे पास डेथ हो जाती है तो आमतौर पे एटीपी मौजूद नहीं होते, ठीक है। और एटीपी मौजूद नहीं होते तो जो क्रॉस ब्रिजेस बने हुए होते हैं एक्टिन मायोसिन के, वो बिफोर आमतौर पे क्या हो जाते हैं, वो आमतौर पे हम देखा करते हैं वो अलग नहीं हो पाते, ठीक है। तो एक आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे पास डेड, अब तुम लोगों ने डेड पेशेंट तो नहीं देखा होगा, मतलब डेड इंडिविजुअल या डेड बॉडी तो नहीं देखी होगी, लेकिन डेड बॉडी देखोगे तो उसके अंदर एक स्टिफनेस होती है, एक स्टिफनेस मसल के अंदर होती है। वो बिकॉज क्यों हुआ करती है, क्योंकि वो मसल के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्शन हुई भी होती है वो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेट वो रह जाती है और वो मसल जो होते हैं वो हमारे पास हम इंटरलॉक्ड ही रह जाते हैं। तो जब इंटरलॉक्ड रह जाते हैं उसके हमारे पास तो, और हमारे पास बल्बस हेड एक्चुअली हमारे पास, हम बात क्या करते हैं किसके साथ, हमारे पास फिलामेंट्स के साथ, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जो कब जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाते हैं तो उस कंडीशन को हम राइगर मोर्टिस कहते हैं। दैट इज रिजिडिटी ऑफ डेथ, आमतौर पे डेथ रिजिडिटी होती है, यूजुअली हमारे पास मसल स्टिफनेस हो जाती है, इंडिविजुअल जो होता है वो स्टिफ होता है, हार्ड होता है थोड़ा सा। और यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कुछ अरसे तक रहती है ये बॉडी के अंदर, तकरीबन अगर हम देखें 4 आवर्स से लेकर तकरीबन 40 आवर्स तक। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होना शुरू हो जाता है, फिर तो प्रोटीन एंजाइम बेसिकली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आमतौर पर राइगर मोर्टिस जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, फिर बॉडी जो है वो प्लम्पी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। सही बेटा, ये हमारे पास यूजुअली हमारे पास बेसिक आप लोगों के पास अलाइनमेंट है पूरे के पूरे टॉपिक की। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास फर्दर मैं इसके साथ साथ क्या चीजें देख सकता हूँ। देखो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ साथ साथ क्या आप लोगों को पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हों या कोई डिस्कशन हो तो उनके बारे में भी बताता चलूँ। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं कुछ चीजें लिखूं आपके लिए और आप लोग उनको पंजाब बोर्ड की बुक से मतलब
लिखी हुई है वो स्पेसिफिकली, तो मैं आपके पास वो लिख दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और आप लोग उसको भी ऑर्गेनाइज कर दो अपने टॉपिक के साथ ही। ठीक है बेटे, आइए जरा देखिएगा। और पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर हमारे पास बेसिकली लिखा हुआ है आमतौर पे डायमीटर लिखा हुआ है मसल फाइबर का, ठीक है, आमतौर पे। तो डायमीटर ऑफ मसल फाइबर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हुआ करता है डायमीटर ऑफ मसल फाइबर अप्रोक्सीमेटली होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूजुअली हम बात करते हैं। और हमारे पास जो एक और पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर के सार्कोप्लाज्म्स जो होते हैं, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आपके पास फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड में नहीं है, तो मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ। सार्कोप्लाज्म जो होते हैं उनके अंदर आमतौर पे क्या हुआ करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स होते हैं। सही है, सो हम मेंशन करते हैं हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स होंगे। और आमतौर पे हम बात करते हैं मायोग्लोबिन, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये मैं आमतौर पे सारी चीजें लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ। मायोग्लोबिन की बात करते हैं बेटा हम, तो मायोग्लोबिन के अंदर, मायोग्लोबिन की जब भी हम बात करते हैं तो मायोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ये आमतौर पे मसल ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। मसल की एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी आमतौर पे हम काम करते हैं क्या, बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। सो यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग कैपेसिटी हमें बहुत ज्यादा मिला करती है, या वी हैव हाई अमाउंट ऑफ बाइंडिंग कैपेसिटी। अच्छा, साथ साथ हम बात करते हैं हमारे पास जेड लाइन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जेड लाइन मैंने बताया था बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करती है, जिगजैग लाइन भी बोलते हैं इनको। और आमतौर पे जेड फॉर हमारे पास नाम है, जोशन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, बिटवीन मतलब इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, जेड स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम उसके हिसाब से जाएंगे, जोशन मीन्स बिटवीन। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल, बाकी हमने बेसिकली देख लिया, बाकी सारी चीजों को देख लिया हमने तकरीबन। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम मसल फटीग, आपने देखा होगा, टेक्निक क्रैम्प्स आपको थोड़े बहुत पढ़ाए होंगे, ठीक है, उसके बारे में आपको आइडिया होगा सबको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। जब हम टेटनस की बात करते हैं, देखो टेटनस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक चार्ट दिया हुआ है तो मैंने बोला कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। बेसिकली आना तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। टेटनस क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है, जैसे अभी हमने देखा था। आमतौर पे इसमें यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हमारे पास स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है, नेक और जॉ की। ठीक है, तो नेक एंड जॉ मसल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास स्टिफ हो जाते हैं। और जब भी हम बात करते हैं नेक और जॉ मसल की स्टिफनेस होगी तो नेचुरली हमारे पास क्या होगा, नेचुरली हम बोला करते हैं अगर हमारे पास नेक और जॉ मसल की स्टिफनेस होगी तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, लॉक जॉ हो जाएगा। ठीक है, और लॉक जॉ हो जाएगा तो आप लोगों को पता है ना कि लॉक जॉ हो जाए तो जॉ ओपन ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर हम, वो मसला होता है आमतौर पे, फिर हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। अच्छा, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करके ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं थर्ड ईयर के एमबीएस के बच्चों को बता रहा हूँ। स्पास्टिक पैरालिसिस का मतलब होता है स्पैज्म होता है, सारे मसल्स के अंदर स्पैज्म होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं मसल। एंड लाजमन सी बात है, जब ये होगा तो लाजमन सी बात है हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, आपके पास रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ करता है। और रेस्पिरेटरी फेलियर से एक्चुअली हमारे पास क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है और हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो जाती है, डेथ 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 हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतर तौर पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास मैकेनिज्म हुआ करता है और किस तरीके से हमारे पास ये मेजर्ड रिएक्शंस होते हैं। और ये सारी चीजें हमारे पास पंजाब बोर्ड में थी तो मुझे लगा कि मुझे आपको जरूर बतानी चाहिए। यहाँ ये चैप्टर वाइंड अप होता है और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीजों को दिया जाए। आई होप आप लोग अच्छे से समझोगे, आई होप अच्छे से इसको कवर करोगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर तौर पे ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा साथ देने के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर आगे लेके चलते हैं चीजों को। अल्लाह हाफिज।